नमस्कार दोस्तों। कल हम थ्योरम 2.4 कर रहे थे जिसमें हमें आर की अलावा एक वलय लेनी थी आर डैश, जो कि इस प्रकार परिभाषित है और उसे हमने रिंग प्रूव कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें हमें तत्सम की रिंग का जो है अंतस्थापन करना है, तत्सम की रिंग में अंतस्थापन करना है। तो इसके लिए हमें उसका तत्समक फाइंड करना होगा, गुणन तत्समक R22। तो चलिए हम उसका गुणन तत्समक फाइंड करते हैं। बंटनता तक हमने कल कर लिया था, अब हम गुणन तत्समक की बात करेंगे, यानी R22 गुणन तत्समक, गुणा के लिए तत्समक अवयव तत्समक। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि AM कोई अवयव ले लिया R डैश का और माना कि गुणन तत्समक जो है, गुणन तत्समक वो इस प्रकार है कि E1, E2 हमने दो गुणन तत्समक मान लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो AM आना चाहिए, AM मल्टीप्लाई E1 E2 जो AM आना चाहिए। तो जब इस पे संक्रिया लगाएंगे, गुणन संक्रिया, जो कि इस प्रकार लगेगी AE1 प्लस ME1 प्लस AE2 MEE2, जो कि हमने पहले मानी थी उसी के अनुसार इज इक्वल टू AM। तो यहाँ पे MEE2 है वो M के बराबर होगी, MEE2 इज इक्वल टू M। ठीक है, तो ये दोनों निरस्त नियम से कैंसिल हो गए तो E2 बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हम इस वाले पोर्शन में E2 की वैल्यू पुट करेंगे और E1 को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दोनों को इक्वल रखना होगा, AE1 प्लस MEE1 प्लस AE2 इज इक्वल टू A। चूँकि E2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, हमने अभी फाइंड करी है, तो उसके हिसाब से AE1 प्लस MEE1 प्लस में A इज इक्वल टू A। तो ये A तो निरस्त नियम से कैंसिल हो जाएगा और E1 कॉमन आएगा, A प्लस M बराबर में 0। तो E1 ये वाली वैल्यू इसके बटा में भेजेंगे अपॉन में और ये 0 हो जाएगा, तो E1 हमारे पास 0 आ गया। तो जो गुणन तत्समक हमारे पास आया, गुणन तत्समक जो है वो इस प्रकार है 0, 1 इसका गुणन तत्समक है। और इससे हमने सिद्ध कर दिया कि R तत्समक की वलय है, हमने R को तत्समक की वलय प्रूव कर दिया। अब हमें S इसकी कोई वलय माननी होगी जो कि R डैश में कंटेन करी हो। R डैश एक तत्समक की वलय है। अब माना कि S है वो R में कंटेन कर रही है, क्योंकि S को लाना जरूरी है तभी तो हम तुल्यकारी प्रूफ कर पाएंगे। तथा जो S में अवयव है वो इस प्रकार है कि A, 0, A तो है R से और 0 है Z से, क्योंकि जो R डैश है वो R क्रॉस Z फॉर्म की वलय है। तो अब हमें शो करना है, टू शो S इज सबरिंग ऑफ R डैश, सबरिंग ऑफ R डैश। तो अब हम इसे इसकी सबरिंग प्रूफ करने के लिए दो वैल्यू मानेंगे, एक तो A, 0 और दूसरी B, 0, जो कि S में बिलोंग करती होगी, और फिर उनको उपवलय की दोनों प्रॉपर्टी से हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अनुसार A, 0 माइनस B, 0 इज इक्वल टू A माइनस B, 0, जो कि बिलोंग करेगा S में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसके अनुसार A, 0 मल्टीप्लाई B, 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले हमने कंडीशन मानी थी उसके हिसाब से होगा इनका मल्टीप्लाई। तो वो आएगा AB प्लस 0B, 0 के साथ मल्टीप्लाई में B है, प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई में A है, और प्लस कॉमा आएगा, इस बार 0 आएगा।
क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा। उसके बाद ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी और ए बी कोमा ज़ीरो फॉर्म की हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ रह जाएगी जो कि हमें एस में मिलेगी। तो इस प्रकार एस है वो सबरिंग है आर डैश का, सबरिंग ऑफ आर डैश। हमने इसकी सबरिंग प्रूव कर दी। अब हमें इसे तुल्यकारी प्रूव करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रतिचित्रण मान रहा हूँ। माना प्रतिचित्रण एफ आर से एस में निम्न प्रकार परिभाषित है कि जो प्रतिचित्रण है वो इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए है वो ए कोमा ज़ीरो है और एफ ऑफ बी है वो बी कोमा ज़ीरो है। अब हम इसकी समाकारिता की जांच करेंगे, क्योंकि समाकारिता की जांच करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस पर समाकारिता लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस बी। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए कोमा ज़ीरो प्लस बी कोमा ज़ीरो, क्योंकि इनका डायरेक्ट योग हो जाएगा, जो कि हमने पहले दो कंडीशंस मानी थी आर डैश में, उस हिसाब से। अब ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है और ये एफ ऑफ बी की वैल्यू, यानी ये दोनों अलग अलग हो रही है और ये समाकारिता की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई वाली है, यानी एफ ऑफ ए बी का मल्टीप्लाई वो होगा हमारे पास ए बी कोमा ज़ीरो। मल्टीप्लाई हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। तो अगर उसको देखें तो वो जीरो प्लस में ज़ीरो कोमा ज़ीरो मल्टीप्लाई के साथ बी, प्लस में ज़ीरो मल्टीप्लाई के साथ ए, और यहाँ पे ज़ीरो था। इसको जब हम अलग अलग करेंगे ए कोमा ज़ीरो आया था हमारे पास और इसके मल्टीप्लाई में बी कोमा ज़ीरो आया था, और ये बन गया एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, यानी ये समाकारिता को संतुष्ट कर रहा है। प्रतिचित्रण एफ जो है वो समाकारी है। अब हमें ये समाकारिता हमने इसमें प्रूव कर दी, समाकारी हमने इसे बता दिया। अब हम इसे तुल्यकारी बताएंगे। तो इसमें अकेकी और आच्छादक की जांच करेंगे। एफ अकेकी है, इसकी जांच करते हैं। एफ 11 है, इसकी जांच करते हैं माना कि ए और बी है वो आर के हैं, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी ए का संबंध एक से है। तो जो एफ ऑफ ए है वो भी इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ बी के, क्योंकि जब अवयवी इक्वल नहीं है तो इनके जो प्रतिचित्रण अप्लाई होंगे वो किस प्रकार वो कैसे इक्वल हो सकते हैं। और इस प्रकार जो हमने वैल्यूज़ पहले माने थे वो दोनों इक्वल नहीं है, तो जो एफ है वो अकेकी आ गया प्रूव। हमने एक एफ को अकेकी प्रूव कर दिया। अब ऑन टू एफ आच्छादक की बात करते हैं, यानी ऑन टू की बात करते हैं, आच्छादक की जांच करते हैं। एस का, इसमें एक लाइन लिखनी होगी, वो लाइन मैं बोल रहा हूँ। एस का प्रत्येक अवयव आर के अवयव से अद्वितीय रूप से संबंधित है, अतः एफ आच्छादक है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया था आर और एस के बीच में। आर और एस ये वाला प्रतिचित्रण एफ था, ए बी सी 1 2 3। तो अकेकी के लिए क्या होता है कि हमें एक का संबंध एक के साथ, इसका संबंध इसके साथ ये बताना होता है, जबकि आच्छादक में उल्टा है कि एक का संबंध ए से या 2 का संबंध बी से है या 3 का संबंध सी से है, 3 का संबंध बी से ना हो तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इनका संबंध एस का संबंध ए से ही होना चाहिए, मतलब एक से होना चाहिए, डायरेक्ट बात ये है। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर जो है वो एस के तुल्यकारी हो गया। और जब आर एस के तुल्यकारी हो गया तो इसका मतलब ये है कि आर डैश वलय आर का एक तत्समकी वलय में अंतस्थापन है, यानी उसका हमने अंतस्थापन कर दिया है। अब इसके बाद में थ्योरम 2.5 है, उसकी बात करेंगे। देखिए मैंने आपको विभाग क्षेत्र की परिभाषा बताई थी, उसके ऊपर भी ये थ्योरम है। किसी शून्य के भाजकों रहित क्रम विनिमय वलय का एक फील्ड में अंतस्थापन किया जा सकता है। शून्य के भाजकों रहित क्रम विनिमय वलय यानी इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहा है।
और एक फील्ड में यानी क्षेत्र में इसका अंतर्स्थापन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही एक डी डैश एक वलय माननी होगी, फिर हम इसे पूर्णांकीय प्रांत प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके कोई सबरिंग प्रूव करेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है ये पूर्णांकीय प्रांत आ रहा है, तो इसमें हम वलय के जो नियम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक जो बुक ने अलग मेथड किया हुआ है वो तुल्यता संबंध की बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको तुल्यता संबंध के बारे में पहले बताया, तो ये बुक उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, तो मैं भी उसी चीज़ का प्रयोग करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए थ्योरम 2.5 के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूर्णांकीय प्रांत मान रहा हूँ। माना डी एक पूर्णांकीय प्रांत है। सबसे पहले हमें एक पूर्णांकीय प्रांत मानना आवश्यक है, पूर्णांकीय प्रांत है। तो मैंने एक डी को एक पूर्णांकीय प्रांत मान लिया तथा अवयव ए बी सी वो डी में मौजूद है और डी डैश एक अन्य समुच्चय है जो कि इस प्रकार परिभाषित है कि डी क्रॉस डी जीरो एक अन्य समुच्चय है। ठीक है, और उसमें जो अवयव है वो इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कोमा बी और ए बी है वो यहाँ जो कि हमें डी से प्राप्त हो रही है, और डी है वो क्रमिनी में है क्योंकि वो एक इंटीग्रल डोमेन है और ये कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। तो अब मैं डी डैश में माना एक रिलेशन है, डी डैश में एक रिलेशन या जिसे मैं तुल्यता की बात करता हूँ, तुल्यता इस प्रकार है कि ए बी का संबंध सी डी से और बराबर में क्या आएगा, ए डी बराबर में बी सी, यानी ए बी और सी डी का संबंध इस प्रकार है कि हमें ए डी बराबर बी सी मिलेगा और इसी से हमें वापस ए बी तुल्यता संबंध सी डी मिल जाएगा। तो हम तुल्यता संबंध की बात करते हैं। तो तुल्यता संबंध में जो पहली चीज़ है वो है समतुल्य, यानी समय के तुल्य एक तुल्यता संबंध। हमें इसको एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो पहले जो समतुल्य है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी, वो बिलोंग कर रहे हैं डी डैश में। तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ जो कि ये प्राप्त हो रहा है मुझे ए बी बराबर में बी ए, संबंध जो है वो समतुल्य है क्योंकि समय का संबंध समय से समतुल्य ही होगा, इक्वल ही होंगे दोनों। दूसरा है सममित सिमेट्रिक। इसके लिए मैं दो अवयव मान रहा हूँ ए बी और सी डी जो कि डी डैश है, क्योंकि हम डी डैश को ही आगे हम उसमें अंतस्थापन करेंगे, डी को डी डैश के तुल्यकारी प्रूव करेंगे। तो अगर ये संबंध सेटिस्फाई होंगे तो उसके बाद ये तुल्यता संबंध सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ए बी है वो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ जो मुझे ए डी बराबर में बी सी मिलेगा, समीकरण 1, और सी डी का रिलेशन ए बी के साथ वो मिलेगा सी बी डी ए। क्वेश्चन 1 व 2 से हम जानते हैं कि ये दोनों सममित है, यानी दोनों से एक ही चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार ये सिमेट्रिक है। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक में हमें 3 अवयव मानने होंगे। संक्रामक फॉर ऑल ए बी सी डी और ई एफ, 3 अवयव मान रहे हैं डी डैश के। ठीक है, तो
ए का बी से रिलेशन जो कि इस प्रकार है कि ए बी ए डी बराबर में बी सी, समीकरण नंबर 1। दूसरा है सी का डी बी का सी के साथ रिलेशन, यानी सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो यह मुझे प्राप्त होगा सी एफ इज इक्वल टू ई डी। तो ए का रिलेशन सी के साथ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि संक्रामक में होता है ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए बराबर सी एम में प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार ए डी सी एफ मैंने इनका मल्टीप्लाई किया और इक्वल रखा, तो बी सी ई डी ये मुझे इसमें प्राप्त हुआ। जब निरसन नियम से कैंसिल होंगे तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये ए बी का रिलेशन ई एफ में प्राप्त हुआ। हमने मल्टीप्लाई को वापस इस संबंध में कन्वर्ट किया तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, जिससे क्या है ये चीज़ प्रूव होगी कि ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। हमने इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया है। अतः डी डैश के अवयवों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, यानी डी डैश बराबर में ए बटा बी भाग इक्वल ए बी का जो है वो डी में बिलोंग कर रही है, ठीक है। यानी ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, जो कि मुझे इस प्रकार प्राप्त हुआ कि ए डी बराबर में बी सी, तो ए भाग बी इज इक्वल टू सी भाग डी, और इसी चीज़ से मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब माना कि डी डैश में हमें इसको हमें तुल्यकारी प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं दो संक्रिया योग व गुणन संक्रिया ले रहा हूँ। फिर हमें आबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे और उसके बाद समाकारिता और उसके बाद ये तुल्यकारी प्रूफ होगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ। हमने तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध कर दिया है, बाकी चीज़ें हम इसकी कल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कल वाली वीडियो में हम ये थ्योरम पूरी करेंगे।